नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज़। आज की हमारी ये क्लास साइंस की सेकंड क्लास है। इस क्लास के अंदर हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था साइंस का फर्स्ट और सेकंड हाफ चैप्टर, इसमें हम सेकंड चैप्टर को फुल डिस्कस करेंगे। साथ में जो केमिस्ट्री है नाइन्थ क्लास की उसको आज कंप्लीट कर देंगे, यानी कि थर्ड और फोर्थ चैप्टर को भी। ये सीरीज़ हमने स्पेशली ईपीएफओ एग्ज़ाम और जो दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए डिज़ाइन की है। तो आप इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिए। इससे नेक्स्ट क्लास में हम बायो को कंप्लीट कराएंगे और ये जो नोट्स हैं आज की क्लास के, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका लिंक आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको टिंडाल इफेक्ट तक बता दिया था। अब हम बात करते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम और कुछ टाइप, एरोसोल, फोम, इमल्शन, सोल, फोम, जेल, सॉलिड सोल, ये कैसे फॉर्म होते हैं। इससे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मिल्क क्या है। मिल्क एक एमल्शन है। फोग क्या होती है, फोग एरोसोल है। स्मोक क्या होता है, स्मोक भी एरोसोल है। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि फोग के अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या है एंड डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर सिमिलर टू द सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो ये चीज आपको क्लियर रहेगी। चलिए आज का शुरू करते हैं। तो देखिए, जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है एंड डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होता है, तो वो एरोसोल होता है। वहीं ये चीज याद रखिएगा, जिसमें भी डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, चाहे किसी में भी हो, डिस्पर्स फेज कुछ भी हो, अगर डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है तो वो एरोसोल होता ही है। ये आपको अब याद रहेगा। एरोसोल के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, जहां पे डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा तो वहां पे एग्जाम्पल होंगे फोग, क्लाउड्स, मिस्ट। और जहां पे डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा वहां पे एग्जाम्पल होगा स्मॉग, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अब फोम क्या होता है? फोम के अंदर डिस्पर्स फेज गैस होता है एंड डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होता है, उसको हम फोम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम। जो शेविंग क्रीम होती है वो एग्जाम्पल है फोम का। फिर आता है एमल्शन। एमल्शन के अंदर दोनों ही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होते हैं। तो देखिए, एमल्शन का एग्जाम्पल होता है मिल्क, और जो फेस क्रीम यूज करते हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट में फेस क्रीम आती है, ठीक कुछ के नाम्स क्या होते हैं, फेयर एंड लवली एंड और ये सब, तो ये आपको याद रखना है। फिर होता है सोल। सोल में क्या होता है? सोल देखिए, SOL, SO से सॉलिड और L से लिक्विड, तो यानी कि डिस्पर्स फेज इसके अंदर सॉलिड होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होता है। जैसे मड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे किसके एग्जांपल्स होते हैं? सॉल के। फिर होता है क्या नाम है, फोम। दोबारा से फोम आता है। अब फोम में देखिए, एक बार तो हमने देखा कि लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम था, अब डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है। फोम में देखिए एक चीज बहुत कॉमन है फोम के अंदर, यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस हमेशा गैस होता है। तो आपको ये याद रखना है, फोम के अंदर डिस्पर्स्ड फेस हमेशा गैस होता है। अब इसके एग्जांपल होते हैं जहाँ पे डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड होगा, स्पॉन्ज, रबर, फोम एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं जेल की। जेल आपने देखा होगा, बहुत जगह यूज भी किया होगा, जेली टाइप में चीज, बटर, ये सब जेल होते हैं, ठीक। और जेल के अंदर जो है ना, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड होता है। ऐसे ही होता है सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल की मैं बात करूं, यहाँ पे दोनों चीजें सॉलिड होती हैं। इसके अंदर जेमस्टोन्स होते हैं, मिल्की ग्लासेस और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तो था एक बेसिक टेबल जो है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हमने इसको एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने बताया एरोसोल क्या होते हैं, फोम, एमल्शन, सोल, फोम, जेल और सॉलिड सोल क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सेपरेशन टेक्निक्स पे। अब कोई भी कलर्ड कंपोनेंट है डाई में, उसको आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो डाई को हमेशा हम ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ऐसे ही क्रेम को मिल्क से अलग किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। टू इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल मतलब जो घुल नहीं सकते, ऐसे लिक्विड्स को, जैसे ऑयल एंड वाटर, ऐसे लिक्विड्स को हम अलग करते हैं फनल से। ऐसे लिक्विड्स को हम कैसे अलग करते हैं? फनल से। ऐसे ही अगर हमें सॉल्ट को अलग करना होता है अमोनियम क्लोराइड से, उसको हम बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन अलग करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हम अलग करते हैं। ऐसे ही डाई को हम सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी से। डाई को हम कैसे सेपरेट करते हैं? क्रोमेटोग्राफी से। दो अलग अलग टाइप की डाई होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू, ग्रीन, और बहुत सारी डाई आपस में मिक्स हैं।
तो उनके अंदर हम क्रोमेटोग्राफ पेपर डालते हैं और उस पेपर पे डाई का जो रेज करती है डाई फिर उस पेपर के अंदर वो अलग अलग लेवल्स पे करती है। तो ये आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगी यूपीएससी, सिंपल आपसे क्वेश्चन आएगा सेपरेशन ऑफ डाई हम किस प्रोसेस से करते हैं, तो वो क्रोमेटोग्राफी है। टू मिसिबल लिक्विड्स है जो मिल चुके हैं, घुल चुके हैं अच्छे से, उन लिक्विड्स को हम कैसे निकालते हैं, वो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया डाइल्यूट H2SO4 और उससे आपको वाटर को पूरी तरीके से निकालना है, तो आप बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्टी वाटर है, सी वाटर है, उसको आप कैसे अलग करेंगे, उसको भी बाय डिस्टिलेशन आप अलग कर सकते हैं। फिर एक मेथड आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड को हम यूज करते हैं सॉलिड की प्योरिटी को चेक करने के लिए। अब क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो सेपरेट करता है प्योर सॉलिड को इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। सॉलिड्स को सेपरेट कर देता है सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो ये चीज याद रखना, क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। जैसे आप कुछ इसका एक एक्सपेरिमेंट में आपको एक छोटा सा बता देता हूं, आपको याद रहेगा। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई हमने सॉलिड को सेपरेट करना है जो किसी लिक्विड के अंदर है, हम उसको हीट अप करेंगे। हीट अप करने के बाद क्या होगा कि जो लिक्विड है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे जो है ना क्रिस्टल्स बचते हैं, वो क्रिस्टल्स ही होते हैं जो सॉलिड हमें चाहिए होता है। फिर एक आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये सब आप पढ़ के जाइए, बट एक चीज आप याद रखिएगा, बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल एंड केमिकल चेंज है, जबकि सिर्फ बर्निंग पूछा जाता है तो वो केमिकल चेंज है। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ये चीज आपको याद रखनी है। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, फिजिकल चेंज कैसे होता है, कैंडल बड़ी होती है, वो जैसे जैसे जलती जाएगी वो छोटी होती जाएगी। ऐसे ही जो बर्निंग है, वैक्स जो बर्न हो रहा है वो आप दोबारा रीगेन नहीं कर सकते, वो केमिकल चेंज है। ठीक, फिर आता है रॉबर्ट बॉयल थे, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट टर्म को यूज किया। रॉबर्ट बॉयल्स लॉ हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में 11th-12th क्लास के अंदर। फिर एंटोइन लेवोजियर, ये फर्स्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल यूज किया एलिमेंट्स का, डिफिनेशन दिया। 92 एलिमेंट्स जो हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, कितने 92 एलिमेंट्स वो नेचुरली मिलते हैं, जबकि बाकी सब मैन मेड है। ये चीज याद रखनी है, ये फैक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 92 एलिमेंट्स नेचुरली हमें मिलते हैं। 11 एलिमेंट ना गैसियस स्टेट पे होते हैं रूम टेम्परेचर पे। 11 एलिमेंट्स गैसियस स्टेट पे होते हैं रूम टेम्परेचर पे। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एग्जाम्पल मरकरी एंड ब्रोमीन। एलिमेंट जो कि गैलियम सीजियम है वो लिक्विड होते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से अगर ऊपर हो जाता है तब। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ वॉचेस आती हैं, वो वॉचेस कैसी होती है ना, जब आप उनको पहनोगे तभी वो वॉचेस चलती हैं, अदरवाइज वो वॉच चलती नहीं। वो स्टार्ट ही तब होती है जब आप उनको पहनते हो। तो वो वॉचेस गैलियम और सीजियम की होती हैं, और गैलियम सीजियम आप जैसे ही अपने हाथ पे रखते हैं वो मेल्ट हो जाता है। काफी कॉस्टली वॉचेस होती हैं वो, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहां हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल, वहां से मैंने सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को लिखा है जो आपके ईपीएफओ या फिर स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने फालतू की अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है। मैं यहाँ पे आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा हूँ खाली 9th या 10th क्लास के लिए। मैंने एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इसको लिखा है, तो बहुत शॉर्ट में लिखा है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंटोइन लेवोजियर ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पता ही है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर। आईयूपैक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। डाल्टन फर्स्ट एटम, वो फर्स्ट पर्सन थे, जॉन डाल्टन फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एटॉमिक मास की डेफिनेशन को दिया। यूपीएससी बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछती है कि एटॉमिक मास की डेफिनेशन को फर्स्ट टाइम किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने। और एटॉमिक मास को हम हमेशा ही कार्बन एटम से कंपेयर करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन ही यही है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ कार्बन एटम, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। तो ये चीज आपको याद रखना है। मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट जब टुगेदर होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल का।
द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। किसी भी एटम के अंदर जो कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए लगते हैं उसको एटोमिसिटी बोलते हैं। H2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम लगे हैं तो इसकी एटोमिसिटी 2 होगी। H2O ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एटोमिसिटी 3 है क्योंकि 2 तो हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन बोलते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन बोलते हैं। अब कैसे याद रखोगे, देखो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ऐसा मेरी ट्रिक है, पता नहीं आपके लिए एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, बट याद रख सकते हैं। और पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कटायन। देखिए एनायन इज लाइक सिमिलर टू अनियन। आप अनियन को काटते हैं, आंखों में पानी आ जाता है, आंखों में पानी मतलब एक नेगेटिव साइन, तो याद रखिए नेगेटिव चार्ज आयन अनायन होते हैं। ऐसे ही ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज ए पॉलीएटॉमिक आयन। कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो चार्ज कैरी करते हैं, उनको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। फिर मोलिकुलर मास क्या होता है? मोलिकुलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हम H2O का अगर मोलिकुलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का प्लस कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो वर्ड मोल है, वर्ड मोल MOLE, इसको इंट्रोड्यूस किया था 1896 में बाय विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड ने। और ऐसी एवोगैड्रो नंबर आपको याद होना चाहिए, यूपीएससी डायरेक्ट पूछ सकती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और एवोगैड्रो नंबर की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। एवोगैड्रो नंबर की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। आपसे पेपर के अंदर एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या कुछ ऐसा लिख के, या 6.0322 इंटू 10 की पावर 23 मोल वगैरह कुछ ऐसा। तो ये चीज याद रखना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। ये सिंपल एक नंबर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे देखिए, यहां से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था EPFO में। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? क्वेश्चन सीधा था। अब याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी J.J. थॉमसन ने। इनका मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल, या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते थे। इन्होंने कहा था ऐसे कुछ एटम होता है, और जैसे वाटरमेलन के अंदर उसके सीड्स होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज, और बाकी जो रेड पार्ट है वो सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। बट इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, एटॉमिक मॉडल इनका फेल हो गया था। फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टिन ने। यहां बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, क्योंकि आप जो बुक्स रेफर करते हैं ना, उसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी में रदरफोर्ड को दिखाया हुआ है, बट NCERT ने साफ साफ लिखा है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टिन ने, और दोनों ही ऑप्शन थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका रदरफोर्ड मार्क किया। एक क्वेश्चन गलत मतलब आपके 3 नंबर तभी गए। आप सोच सकते हो कितनी भारी गलती हुई होगी लोगों से। तो NCERT, इसीलिए मैं बोलता हूं NCERT के फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टिन ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है चैडविक ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है चैडविक ने। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको पढ़ाते भी होंगे इसका एक शॉर्ट फॉर्म में, ईंट पर नाच। वो गलत है, ठीक, ईंट तो ठीक है, पर तो गलत हो गया ना। तो वो P से बोलते प्रोटॉन और R से रदरफोर्ड, ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस ऑफ एटम की, ये NCERT में लिखा हुआ है। रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस ऑफ एटम की, और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टिन ने। याद रहेगा आपको, ये याद रहना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, बोस मॉडल। बोस ने मॉडल दिया था जिसको लेके इनको नोबेल प्राइज भी मिला। और रदरफोर्ड के बारे में एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। रदरफोर्ड का मॉडल था गोल्ड फॉइल मॉडल, और इनको जो नोबेल प्राइज मिला था ना, वो इसीलिए मिला था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम बोस मॉडल की बात करते हैं। बोस मॉडल देखिए, बोस मॉडल आपसे नहीं पूछा जाएगा। वही बोस ने सीरीज बताई थी KLMN। जो एटम की सीरीज होती है ना, वो KLMN ऐसी सीरीज होती है, और उनके नंबर दिए थे। इन्होंने कहा था न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बाकी सीरीज होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। फिर बोस की बुक है जो NCERT में दिया गया है, उन बुक्स को आपको याद रखिएगा, क्योंकि उन बुक से पूछा जा सकता है। अब नए क्वेश्चंस जो है ना यूपीएससी के पास खत्म हो चुके हैं, तो यूपीएससी ना बहुत फैक्चुअल पेपर पे आ गया है। आप चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम देखो या कोई और एग्जाम उठा के देखो, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी चीजें पढ़ते रहिए। जो एक्स्ट्रा नॉलेज दी होती है ना साइड में बुक्स के बॉक्स में, उनको आप पढ़ते रहिए। तो अब देखिए बोस मॉडल में मैं बात करूं तो बोस की दो तीन बुक्स हैं। फर्स्ट है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन।
द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है एटॉमिक नेचर और उससे नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। अब आते हैं आज की क्लास के इस लास्ट टॉपिक पे। देखिए कोई भी एटम जो होता है उसका सिंबल ऐसे होता है एक्स में, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है उसका मास नंबर और राइट हैंड साइड में नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर। आप सोचेंगे सर ये चीजें क्यों बता रहे हो, आपसे सीधा ऐसे कोई भी दे दिया जाएगा, सेम मास नंबर होगा, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, ठीक। देखिए जैसे सेम तो ऐसे दे दिया जाएगा आपसे, और आपसे पूछा जाएगा ये दोनों क्या है, आइसोटोप आइसोबार। बट अभी आइसोटोप आइसोबार पे आते हैं, बट इस चीज को समझ लीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ मास नंबर लिखा होता है और लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर लिखा होता है। ये चीज याद रहेगी आपको, ठीक। अब देखिए इसमें आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। और आइसोबार्स, बार देखो, बार क्या होती है, आयरन रोड होती है, बार बोलते हैं ना। बार हैवी होता है, हैवी मतलब क्या होता है, मास से रिलेटेड है। तो जिनका सेम मास नंबर होता है उनको आइसो बार बोलते हैं, बट एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट होता है। मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है ये क्या है, ये आइसो बार है, आइसोटोप है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द मास नंबर ऑफ एन एटम, जो एटम का मास नंबर होता है वो इक्वल होता है न्यूक्लियन से, जो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और उसका एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो इक्वल होता है प्रोटॉन से, जो उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के। अब थोड़ा सा मैं आपको ये एकदम बेसिक बता देता हूं। ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। अब एक चीज याद रखिएगा, कोई भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से आता है। प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होते। अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होती है, तभी एटम न्यूट्रल होता है। तो आपको ये याद रखना है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव साइन आता है। कैसे? हमेशा जो डोनर होता है उस पर पॉजिटिव साइन आता है और जो गेन करता है उस पर नेगेटिव साइन आता है। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव साइन आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आज हमारी 9th क्लास की केमिस्ट्री जो है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बायो के जो 2 चैप्टर्स हैं, सेल और टिश्यू, उनको कंप्लीट करेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, क्या नाम है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और फिर फिजिक्स पे आएंगे। फिजिक्स की एक वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है मोशन चैप्टर की, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पे फर्स्ट जो लेक्चर है वो फिजिक्स का ही है, जहां पे मोशन को एक्सप्लेन किया गया था, तो आप उसको देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, सर मैराथन क्लास स्टार्ट कीजिए। देखिए बेटा, मैराथन में एक प्रॉब्लम होती है, एक तो 8-9 घंटे की लॉन्ग क्लास होती है और मैराथन क्लास में कोई पढ़ाने का औचित्य नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके वो करा रहे कि डेली आप बहुत कम टाइम डिवोट करके आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाए। मुश्किल से वीडियो आधा घंटा 40 मिनट की होती है और मैराथन क्लास में क्या होता है कि आप स्किप करते रहते हैं फटाफट 2x की स्पीड पे। कभी भी 2x की स्पीड पे वीडियो को ना देखें, क्योंकि उससे बेनिफिट नहीं होता। जितना आराम से देखेंगे, अब जितनी चीज आपने सीखी है वो आपके लिए फायदेमंद है। आप यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो 101% गलत नहीं करोगे आप। बट यही अगर मैराथन क्लास में होता तो हम भी जल्दी कवर कराते। मैराथन क्लास इज लाइक बस सिलेबस कंप्लीट कराओ, बाकी मतलब नहीं होता उस क्लास के अंदर कुछ भी। ठीक, हमारा यहाँ क्वालिटी पे जोर है, ना कि क्वांटिटी पे, कितना जल्दी कंप्लीट होगा। तो ये चीज आप याद रखें। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, ठीक है। आज ये साइंस की 2nd क्लास थी, कल जो है
2 क्लासेस बायो की और 2 और लगेंगी, फिजिक्स की 1 क्लास और होगी, तो उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा 9 क्लास। फिर 10th को भी ऐसे 5 क्लासेस में कंप्लीट करा देंगे। ऑलमोस्ट 12, 13, 14, 15 जून तक आपका ये साइंस कंप्लीट हो जाएगा। साइंस और ट्रेड यूनियन कैसे हमने आपको कंप्लीट करा दिया, यानी कि आप सोच के चल सकते हैं 10 और 10 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस मतलब आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अराउंड 50 मार्क्स आपके हो चुके हैं अभी तक। तो हमारा और पॉलिटी के क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी पोस्टेड हैं, आप देखिए जाके पॉलिटी। एक तो HCS प्रीलिम्स नाम से है सेक्शन, वहाँ पे पॉलिटी क्लासेस हैं। दूसरा इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज है अलग से, उस पर भी पोस्टेड है, तो आप उनको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और भी उनमें अपडेट होते रहेंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़ का लिंक मिलता रहे। अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो प्लीज़। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।